हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यूनिक क्लासेस। तो आज हम करने वाले हैं केवीएस के लिए क्वेश्चन सीरीज लेकर आई हूँ आप सभी के लिए, टीजीटी सोशल साइंस के लिए। तो अगर आपको नहीं पता है तो बता दिया जाता है कि आप सभी के लिए हमारे यूट्यूब चैनल यूनिक क्लासेस पर केवीएस टीजीटी सोशल साइंस की तैयारी करवाई जाती है। तो इसके लिए अगर आपको नहीं पता था तो अब पता चल गया है। और साथ साथ आप सभी क्या कर सकते हैं, हमारे चैनल को कर सकते हैं सब्सक्राइब और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो देखिए, ये जो क्वेश्चन सीरीज है, ऐसा नहीं है कि मैंने जो अभी रिसेंट में टॉपिक्स आपको कवर करवाए हैं, 3 क्लासेस हो चुकी है केवीएस डिजिटल सोशल साइंस की, तो वही से लिए नहीं, मैंने ओवरऑल जो है उसमें से आपके क्वेश्चंस उठाए हैं, जिससे आपका मैं यहाँ पर क्वेश्चंस केवल ऐसे नहीं करवाती हूँ कि क्वेश्चन जो है उसका आंसर बता दिया और चलते बने, नहीं, यहाँ पर आपको जो है पूरी एक्सप्लेनेशन दी जाएगी, अच्छी तरीके से कॉन्सेप्ट क्लियर किया जाएगा आपका। क्योंकि मेरा मानना है जो क्वेश्चन है करने का सही तरीका वही होता है। जो बच्चे मुझसे पहले पढ़ते थे DSSB के लिए, तो उन्हें पता होगा अच्छी तरीके से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फटाफट। और आप सभी को एक काम करना है, जो भी क्वेश्चन मैं बताती जाऊं उस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में पहले ही बता देना, वीडियो को पॉज करते हुए। आप देखिए, सबसे पहली बात यहाँ पर देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आप सभी के स्क्रीन पर है और ये देखिए, जार निकोलस द्वितीय के पतन को क्या कहा जाता है। तो जार निकोलस जो द्वितीय है उसके पतन को क्या कहा जाता है, ये यहाँ पर हमसे पूछा गया है कि जो जार निकोलस द्वितीय का जो पतन हुआ था, आपको पता होगा जो जार निकोलस द्वितीय है वो रूसी जो क्रांति हुई थी उसमें इसी की वजह से रूसी क्रांति स्टार्ट हुई थी। काफ़ी सारे रीज़न थे, वर्ल्ड वॉर 1 में शामिल था ये, ठीक है। और भी काफ़ी रीज़न थे जार निकोलस द्वितीय की। उसने जैसे किसानों के लिए कुछ अच्छा नहीं किया, मजदूरों के लिए अच्छा नहीं किया, और भी रीज़न थे जो अभी हमने रिसेंट में टॉपिक अपना फर्स्ट क्लास में कवर किया था, आई थिंक, रूसी क्रांति का। तो आपको अच्छे तरीके से पता होगा। तो यहाँ पर इसका पतन क्यों हुआ, इसके पतन होने का क्या कारण था, मेन कारण क्या था, ठीक है। तो पतन होने का यहाँ पर क्या, सॉरी, यहाँ पर कारण नहीं पूछा गया, हमसे पूछा गया कि इसका पतन क्यों जो हुआ था उसे क्या कहा जाता है, हमसे ये पूछा गया है। तो क्यों हुआ, तो उसके कारण तो अलग हो जाते, पर यहाँ पर कारण न पूछ कर ये पूछा गया है कि जार निकोलस द्वितीय का जो पतन हुआ था उसे हम क्या कहते हैं, ठीक है। पहला ऑप्शन है खूनी रविवार, दूसरा है बोल्शेविक क्रांति, तीसरा हमें दे रखा है फ्रांसीसी क्रांति, चौथा हमें दे रखा है अक्टूबर क्रांति। तो बताइए यहाँ पर क्या होगा। देखिए, इस ऑप्शन को मैं यहाँ पर जो हूँ चेंज कर रही हूँ। फ्रांसीसी क्रांति की जगह आपकी यहाँ पर फरवरी की क्रांति आएगा, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। और ये फरवरी की जो क्रांति थी यही मेन रीजन था जिसकी वजह से जो जार निकोलस द्वितीय है उसका पतन हुआ था। आपको पता है रूसी क्रांति 2 फेज में हुई थी, एक तो फरवरी क्रांति में और एक हमारी हुई थी अक्टूबर क्रांति में। दोनों की दोनों 1917 में हुई थी। अगर पूछा जाए रूसी क्रांति कब हुई, 1917 में हुई है। और जार निकोलस द्वितीय, फरवरी क्रांति की वजह से जो है जार निकोलस द्वितीय का जो शासन है वो समाप्त होता है, आपको ध्यान रखना है। और इसके बाद जो है एक अंतरिम सरकार बनती है, अस्थायी सरकार बनती है, ठीक है। और वो कौन सी होती है, अस्थायी सरकार जो है, प्रोविजनल जो गवर्नमेंट है वो बनती है इसमें रूस में। तो उसमें जो है मेनली जो मेनशेविक होते हैं वो पार्टी बनाती है, और फिर जो है बोल्शेविक पार्टी, 2 पार्टियां होती हैं उसमें, मेनशेविक और बोल्शेविक, आपको ध्यान रखना है। तो फिर जो बोल्शेविक पार्टी होती है उसे पता चलता है, उसके नेता को, उसका नेता का नाम था वालमदिर लेनिन, उसे पता चलता है कि भाई ऐसे अस्थायी सरकार बना ली है रूस में, पर वो जो है भाग गया था, ठीक है। रूसी जो क्रांति हुई थी तो उस टाइम पर वो वहाँ पर छोड़कर भाग गया था। तो वो दोबारा आता है, कब आता है, अप्रैल में आता है। फिर अप्रैल थीसिस जो है वो निकालता, आपको ध्यान रखना है। तो अप्रैल थीसिस में 3 मांगे थी। अब मुझे फटाफट कमेंट बॉक्स में ये बताइए कि अप्रैल थीसिस में वो 3 मांगे क्या थी, क्योंकि ये मैं ऑलरेडी आपको कवर करवा चुकी हूँ। तो मैं ये आपको बीच बीच में चेक करती हुई चलूंगी, क्योंकि मैं हमेशा ये चाहती हूँ कि मैं आपको जो करवा रही हूँ आपको हमेशा याद रहता जाए, ठीक है, साथ साथ में। तो अब अगर रूसी क्रांति को अच्छे तरीके से देखना है तो क्लास 1 को देखिए, ठीक है। अब देखिए, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय की अवधारणा किस क्रांति से ली गई है। तो सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय की अगर हम अवधारणा की बात करें या फिर इसके सिद्धांत भी कहे जा सकते हैं, तो ये कहाँ से लिए। पहला ऑप्शन है जापानी क्रांति से, दूसरा ऑप्शन है अमेरिकी क्रांति से, तीसरा है फ्रांसीसी क्रांति से, और चौथा है रूसी क्रांति से। देखिए, मैं आपको बता दूं, जो फ्रांसीसी क्रांति है उससे हमने जो है 3 सिद्धांत जो है विश्व को पता चलते हैं, आपको ध्यान रखना है। एक तो समता का सिद्धांत हो गया, ठीक है, समता का सिद्धांत यानी कि समानता का सिद्धांत, इक्वालिटी का जो सिद्धांत है वो जो है कहाँ से, अभी हम अपने देश में बात करते हैं कि समानता का अधिकार है हमें, इस तरीके से जो वुमेन है और जो यानी कि जो पुरुष और महिला उनके बीच में जो है समानता होनी चाहिए, इक्वालिटी होनी चाहिए। तो ये बातें हम करते हैं, तो कहाँ से आया सिद्धांत, फ्रांसीसी क्रांति की वजह से आया है, आपको ध्यान रखना है। बंधुत्व का जो सिद्धांत है वो हो गया इसका, ठीक है, एक तो
बंधुत्व का सिद्धांत, और इसके साथ साथ समानता, बंधुत्व और स्वतंत्रता का सिद्धांत। तो ये तीनों के तीनों जो सिद्धांत है आपके कहाँ से आए हैं, आपको ये बात ध्यान रखनी है, ये आपका आया है फ्रांसीसी क्रांति से। और अगर आपसे पूछा गया है यहाँ पर हमें, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी पूछा जाता है, इसलिए मैंने आपको यहाँ पर कवर करवा दिया। अब पूछा जा रहा है यहाँ पर हमसे सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय का जो अवधारणा है वो कहाँ से आई है, तो वो हमारी रूसी क्रांति से आई है, ये ध्यान रखना आपको। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की अवधारणा रूसी क्रांति से आई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले इसको लेकर हम थोड़ा और अच्छे से डिटेल में हम इसे समझ लेते हैं। देखिए, तो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय की जो अवधारणा है वो रूसी क्रांति से है, जैसे मैंने अभी आपको बताया। रूसी क्रांति जो है आपकी 1917 में हुई थी, ठीक है, और उसे एक और नाम से जाना जाता है। क्या था उसका नाम, आपको ध्यान रखना है, वो था, देखो, राजनीतिक और सामाजिक क्रांति का दौर जो है उसे कहा जाता है, आपको ध्यान रखना है। और फिर देखिए जो इसके नेता रहे हैं वो कौन रहे हैं, इसके व्लादिमीर लेनिन जो है इसके नेता रहे हैं। और फ्रांसीसी क्रांति के बारे में देखते हैं, रूसी क्रांति का नेतृत्व किसने किया था, व्लादिमीर लेनिन ने किया था, ठीक है। जनक पूछा जाए तो भी व्लादिमीर लेनिन है। और अगर आपसे पूछा जाता है बोल्शेविक जो पार्टी थे उसका नेतृत्व किसने किया है, तो व्लादिमीर लेनिन उनका नाम है, ठीक है, आपको ध्यान रखना। अब देखो फ्रांसीसी जो क्रांति है उसका एक आइडल सिद्धांत या फिर आप कुछ भी कह सकते हैं, अवधारणा भी कह सकते हैं, जो हमें मिली है, तो वो कौन सी है, फ्रांसीसी क्रांति की बात हो रही है, यहाँ पर रूसी क्रांति की बात नहीं हो रही है, यानी कि फ्रेंच रेवोल्यूशन की बात हो रही है। तो इससे हमें जो है लिबर्टी यानी कि जो आपकी स्वतंत्रता होती है, ठीक है, इक्वालिटी यानी कि समानता हो गया, और फर्टिनिटी यानी कि बंधुत्व, ये तीन जो बातें आपको मिली है, तो आपको ध्यान रखना है। अब देखिए यहाँ पर जो मौलिक अधिकार जो है वो हमने कहाँ से लिया है, इंडिया ने मौलिक अधिकार जो है कहाँ से लिया है। कहा जाता है कि हमारा संविधान जो है बहुत सारी चीज़ों को ग्रहण करता है अलग अलग देशों की इस तरीके से, तो ये जो उधार लिया हुआ जो हमारा संविधान कहा जाता है, तो मौलिक अधिकार कहाँ से कॉन्सेप्ट लिया, आपको ध्यान रखना, अमेरिका संविधान से जो मौलिक अधिकार का कॉन्सेप्ट लिया हमने, ठीक है। अब देखो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जो है इसका हमने जो कॉन्सेप्ट है ये कहाँ से लिया है, ये हमने जापान से लिया है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब देखो जापानी क्रांति कब हुई थी, हमें हर एक चीज़ कवर करते हुए चलना है, कहीं से भी क्वेश्चन आए आपका करेक्ट होना चाहिए। जापानी क्रांति कहाँ कब से कब तक हुई थी, तो ये आपको ध्यान रखना है 1868 से 1869 तक जो है, मतलब एक ही साल तक चली थी, आपको ध्यान रखना है। फ्रांसीसी क्रांति आपकी कब से लेकर कब तक, अगर हम देखें 1789 से 1799 तक, ठीक है, 10 साल ये। और अमेरिकी क्रांति 1775 से 1783 तक। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हम सभी के सामने है और आप सभी को इसका आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही हो तो आप लाइक कर सकते हैं, क्योंकि देखिए आप मुझे मोटिवेट करते हैं, आपके जब लाइक आते हैं, कमेंट्स आते हैं, उसमें मैं पढ़ती हूँ तो मुझे एक मोटिवेशन मिलता है कि मैं आपके लिए और भी अच्छा कंटेंट तैयार करके लेकर आऊँ। तो उसी मोटिवेशन को बढ़ाने के लिए आप लाइक, शेयर एंड जो सब्सक्राइब और कमेंट भी कर सकते हैं। कमेंट जो होती है आपकी वो दिल छू जाती है और उसके बाद ऐसा होता है बस अभी बना दूँ वीडियो। देखिए अब हमारे सामने नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूएनओ महासभा की पहली बैठक कहाँ आयोजित की गई थी। तो यूएनओ जो महासभा है आपको ध्यान रखना है, यूएनओ के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, चाहे आपका जीके हो, चाहे आपका कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, वहाँ पर आपके यूएनओ से क्वेश्चन बनते ही हैं। तो देखो पहली महासभा की जो बैठक है, पहला यहाँ पर ऑप्शन देखकर जिनेवा, दूसरा लंदन है, तीसरा सैन फ्रांसिस्को है और फोर्थ यहाँ पर न्यूयॉर्क है। आपको ध्यान रखना है पहली महासभा की बैठक जो है लंदन में हुई थी, ठीक है, सेकंड ऑप्शन अपना करेक्ट हो गया। अब यूएनओ के बारे में थोड़ी बातें यहाँ पर देख लेते हैं। देखो जो यूएनओ है इसे अब जो है हम यूएन के नाम से जानते हैं, ठीक है, पहले यूएनओ नाम था, इसका ध्यान रखना है, यूएन के नाम से अभी से जाना जाता है और संयुक्त राष्ट्र कहा जाता है हिंदी में अभी से। तो ये जो है इसमें आपको ध्यान रखना है, इसके 6 अंग हैं। कितने अंग है इसके? 6 अंग है इसके। और इसमें से सबसे महत्वपूर्ण अंग की अगर हम बात करें तो वो आपका कौन सा है? वो आपका है सुरक्षा परिषद, ठीक है। जो सुरक्षा परिषद है वो आपका बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण अंग रहा है इसका। और इसमें जो है टोटल सदस्य कितने हैं आपको ध्यान रखना है। जो टोटल अस्थायी जो स्थायी सदस्य हैं वो टोटल कितने हैं? वो 5 हैं, उसके बारे में ध्यान रखना है आपको। और जो 5 सदस्य हैं उनको वीटो पावर भी मिली हुई है, ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। चलिए आगे चलते हैं। और जो 10 हैं इसमें अस्थायी सदस्य हैं जो हर 2 साल के बाद चेंज हो जाते हैं। अब देखो जो संयुक्त राष्ट्र है यानी कि यूएनओ है, उसके बारे में अगर हम देखें तो आपसे एक बार ये भी पूछा गया था कि जो संयुक्त राष्ट्र दिवस है वो कब मनाया जाता है। तो आपको ध्यान रखना है 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। और क्यों मनाया जाता है 24 अक्टूबर को? हर साल 24 अक्टूबर को मनाया जाता है क्योंकि 24 अक्टूबर 1945 में यूएनओ की क्या हुई थी? स्थापना हुई थी, ये बात ध्यान रखनी है। तो उसी दिन जैसे कि आपका बर्थडे कभी भी हो तो उस डेट को जो है जब आपने जन्म लिया था उस डेट को जो है
हर साल आपके बर्थडे के रूप में मनाया जाता है, इसी तरीके से यूएनओ का जब स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को, तो हर साल यूएनओ दिवस मनाया जाता है, आपको ध्यान रखना है 24 अक्टूबर। अब देखिए जो यूएनओ है, आपको ध्यान रखना है संयुक्त राष्ट्र दिवस जो है साप्ताहिक साप्ताहिक कार्यक्रम के रूप में जो है ये मनाया जाता है 20 से लेकर 26 अक्टूबर के मध्य, ठीक है। ये इतना डिटेल में नहीं, बस आपको ध्यान रखना है 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। और आपको ध्यान रखना है कि भारत जो है कब इसका जो है सदस्य बना था। देखो 24 अक्टूबर को तो हमने देखा कि 24 अक्टूबर को तो ये बना है, और इसके 6 दिन के बाद जो है भारत क्या बन जाता है, इसका सदस्य बन जाता है, यानी कि 30 अक्टूबर को भारत जो है इसका सदस्य बन जाता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब देखिए जो संयुक्त राष्ट्र की जो पूर्ववर्ती संस्था रही है, फिर उत्तराधिकारी किसका रहा है, ये आपको ध्यान रखना है। उत्तराधिकारी का मतलब है कि जैसे कि कह देते हैं ना कि इसके बाद ये आया है, इस तरीके से। तो सबसे पहले जब इसकी एक स्टोरी है, आपको ध्यान रखनी है, वर्ल्ड हिस्ट्री में आपको ध्यान रखना है, एक स्टोरी की तरीके से अगर आप याद करेंगे तो अच्छा रहेगा। देखो जो वर्ल्ड वॉर 1 हुआ था, यानी कि विश्व युद्ध, पहला विश्व युद्ध हुआ था, तो उसके बाद क्या हुआ था कि ऐसा कोई भी युद्ध ना हो, इतना खतरनाक युद्ध कभी ना हो, तो इसके लिए जो है क्योंकि इसमें पूरा का पूरा जो विश्व था वो इंक्लूड हो गया था। और अगर वर्ल्ड वॉर 1 की अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो मैं आपको बता दूं, क्लास 2 के अंदर आपकी वर्ल्ड वॉर 1 की वीडियो जाकर देखो, ठीक है। और उसके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप जाकर देख सकते हैं। अब देखो जो इसमें क्या होता है, जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था तो उसके बाद क्या हुआ था, फर्स्ट जो आपका वर्ल्ड वॉर 1 था, तो उसके बाद लीग ऑफ नेशन जो है वो आती है संस्था। तो लीग ऑफ नेशन जो है वो विफल रह जाता है, यानी कि वो असफल हो जाता है। क्यों? क्योंकि इसके बाद जो सेकंड वर्ल्ड वॉर भी हुआ है, ठीक है, द्वितीय विश्व युद्ध भी हुआ है। तो इसका एक उद्देश्य था कि दोबारा से ऐसा युद्ध ना हो, पर युद्ध हो गया, तो इसलिए ये तो जो संस्था वो खत्म कर दी जाती है। पर इसके उत्तराधिकार के रूप में जो है संयुक्त राष्ट्र आता है, यानी कि यूएन आता है, आपको ध्यान रखना है। संयुक्त राष्ट्र का जो नाम है किसने रखा है, अमेरिकी जो राष्ट्रपति हैं फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट जो है, उन्होंने जो है इसका नाम रखा है, आपको ध्यान रखना है। और इसकी स्थापना मैंने जैसे बताया 24 अक्टूबर 1945 में हुई थी, और भारत कब इसका सदस्य बना था, 30 अक्टूबर 1945 में ही बन गया था, 6 दिन के बाद, आपको ध्यान रखना है। अब देखो इसका जो अधिकार पत्र है, जब इसके हस्ताक्षर हो रहे थे, कि जब इसकी स्थापना हो रही थी उस टाइम पर सिग्नेचर करवाए जा रहे थे जो भी सदस्य थे, तो कितने सदस्यों ने इसके जो अधिकार पत्र पर सिग्नेचर किए थे, हस्ताक्षर किए थे, 50 सदस्य देश थे, आपको ध्यान रखना। सदस्य देश नहीं बोलेंगे पर देश बोलेंगे, क्योंकि तब तक ये सदस्य नहीं बने थे। 2006 में अगर इसकी बात करें हम, तो संयुक्त राष्ट्र में 192 सदस्य थे, बट अभी वर्तमान की बात करें तो 193 जो है इसके 193 जो है टोटल सदस्य हो चुके हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी है, 193 टोटल सदस्य हैं इसके, ठीक है। एक मिनट, 193, ठीक है, टोटल सदस्य 193 हैं। और वो जो लास्ट वाला सदस्य देश जो जुड़ा है इसमें, वो है दक्षिण सूडान। कब जुड़ा था, आपको ध्यान रखना है, 11 जुलाई 2011 में ही जुड़ा है, आपको ध्यान रखना है। और आपसे पूछा जाता है कि जो 193 वाला जो सदस्य वो कौन सा है, तो वो आपका जो है दक्षिण सूडान है। और महासभा के भी 193 ही सदस्य हैं टोटल। अब चलिए अगला क्वेश्चन है, रूसी क्रांति के जनक कौन थे। तो रूसी क्रांति के जनक, पहला ऑप्शन दे रखा है यहाँ पे एडोल्फ जो हिटलर है, दूसरा यहाँ पर लेनिन, तीसरा जॉर्ज वाशिंगटन, और फोर्थ यहाँ पर है मैक्स मूलर। तो रूसी क्रांति के जनक, मैंने जैसे कहा था नेतृत्व करने वाला जनक पूछ लिया जाए तो आपको ध्यान रखना है वालमदीर लेनिन, यानी कि आपका यहाँ पर सेकंड ऑप्शन जो लेनिन दे रखा है वो आपका ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने है, देखिए निम्नलिखित में से कौन सा देश 1914 के रूसी साम्राज्य का हिस्सा नहीं था। तो 1914 का जो रूसी साम्राज्य रहा है उसका हिस्सा कौन सा नहीं था, ये पूछा गया है 1914 में जो रूसी साम्राज्य था। तो पहला फिनलैंड, दूसरा लाटविया, तीसरा यूक्रेन और चौथा रोमानिया। आपको ध्यान रखना है रोमानिया जो है इसका जो है सदस्य नहीं रहा था, ठीक है, इसका हिस्सा नहीं रहा था। जो 1914 का जो रूसी साम्राज्य था उसकी बात है, ना कि इसकी स्वतंत्रता की बात, यानी कि जो जार के शासन के खत्म होने के बाद की बात नहीं, जब वो जार का शासन था उसी टाइम की बात पूछी गई है। अब देखो अगला क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वोटरलू की लड़ाई के दौरान फ्रांसीसी सेनाओं का नेतृत्व किसने किया था। तो वोटरलू की जो लड़ाई है आपको ध्यान रखना है कब हुई थी। तो मैं आपको बता दूं जो वोटरलू की लड़ाई है वो आपकी 1815 में हुई थी, ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। और इसके दौरान जो फ्रांसीसी सेना का नेतृत्व किसने किया था, ये हमसे क्वेश्चन यहाँ पर पुट आउट किया गया। पहला ऑप्शन है वेलिंगटन के नवाब ने, दूसरा यहाँ पर है कॉर्नवॉल जो है उसके नवाब ने, तीसरा नेपोलियन बोनापार्ट ने, और फोर्थ यहाँ पर दे रखा है स्कॉटलैंड के नवाब ने। तो देखो आपको मैं बता दूं जो बोनापार्ट है नेपोलियन ने नेतृत्व किया था इसका। और ये जो नेतृत्व किया था आपको ध्यान रखना है कि जो नेपोलियन है उसने क्या किया था कि
99 में क्या हुआ कि उसने जो है फ्रांस जो है उसका में एक डायरेक्टरी का शासन स्थापित किया और खुद को काउंसलर बना लिया। यानी कि स्टार्टिंग में सारी जो सत्ता वगैरह है वो अपने हाथों में डायरेक्ट नहीं ली, पहले उसने डायरेक्टरी का शासन स्थापित किया 1799 में, और उसके बाद खुद को काउंसलर बनाया, और फिर जो है खुद को सम्राट कब बनाया, इसने आपको ध्यान रखना है, जो 1804 है उसमें इसने खुद को अपने आप को सम्राट बना लिया। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो ये आप पॉइंट जो है मैं जो बताती जा रही हूँ साथ साथ में नोट करते चलें। और इसके बाद जो है ये जो वोटरलू की लड़ाई में इसकी मृत्यु हो गई थी, तो वोटरलू की जो लड़ाई है उसमें आपको ध्यान रखना है कि मतलब हरा दिया गया था इसको। तो वोटरलू की लड़ाई में जो इसको किसने हराया था, वैलेंटाइन के नवाब ने हराया था, ये भी बात आपको ध्यान रखनी है। बट यहाँ पर हमसे पूछा गया फ्रांसीसी सेना का नेतृत्व किसने किया था, तो नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था। इसके बारे में थोड़ा और देख लेते हैं। तो देखो नेपोलियन बोनापार्ट जो है इनका जो रहा है वो इतने तक 19वीं शताब्दी में जो है इन्होंने पूरे यूरोप पर एक तरीके से देखा जाए तो एक तरीके से विजय प्राप्त कर ली थी। तो वाटरलू की लड़ाई के दौरान जो है इसने फ्रांसीसी सेना का नेतृत्व भी किया था, वैलेंटाइन के नवाब ने इसको हरा दिया था, ये बात आपको ध्यान रखनी है। और 1815 में उसने जो है नेपोलियन को हरा दिया, वही चीज़ बता रखी है एज इट इज़। अब देखो अगला क्वेश्चन हमसे पूछा गया है यहाँ पर, मतलब मैं आप सभी से पूछ रही हूँ, तो आप सभी कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। देखो 1789 से 90 की फ्रांसीसी क्रांति से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो यहाँ पर हमें टाइमलाइन दी गई है कि 1789 से लेकर जो 90 तक जो रहा है फ्रांसीसी क्रांति रही है, तो उसमें हमें बताना है कि यहाँ पर कौन सा कथन सही है उसके अकॉर्डिंग। पहले यहाँ पर देखिए अत्याचार पर लोकतंत्र की जीत का संकेत दिया, तो बिल्कुल ठीक है, ये अत्याचार जो हो रहा था जो फ्रांस की जो जनता है उसके ऊपर अत्याचार हो रहा था जार के शासन का, निरंकुश शासन का, तो उसे जो है ख़त्म किया, तो ये तो ठीक है। और लोकतंत्र जो है वो कायम करने की कोशिश की है, चुनाव वगैरह भी करवाए हैं, बहुत सारे बार इलेक्शन वगैरह भी हुए हैं उसमें, बट बहुत बाद में जाके महिलाओं का अधिकार प्राप्त हुआ है। अब देखो सामंतवाद पर पूंजीवाद की जीत का संकेत, तो ये बिल्कुल ठीक है, सामंतवाद जो है उसके ऊपर पूंजीवाद की जो जीत का जो संकेत है वो हमें मिलता है, ठीक है। सामंतवाद पर पूंजीवाद की जीत, देखिए यहाँ पर जो है सामंतवाद पर पूंजीवाद की जीत जो है वो नहीं रहेगा हमारा यहाँ पर इसे जो है बिल्कुल ऊपर से नीचे मतलब पलट लीजिए कि पूंजीवाद पर सामंतवाद की जीत होगा। पूंजीवाद की तो जीत होगी नहीं यहाँ पर, सामंतवाद पर जो है एक तरीके से हम कह सकते हैं कि यहाँ पूंजीवाद की ना होकर यहाँ पर ये ऑप्शन ही गलत दे रखा है, इसे हम नेगलेक्ट कर देते हैं। और अगला देखो यूरोप में पारस्परिक रक्षा गठबंधनों के उदय के लिए योगदान, तो ये भी इनकरेक्ट होगा क्योंकि इससे रिलेटेड नहीं है, तो इसका ऑप्शन ए ही करेक्ट होगा, और यहाँ पर ये सारे ऑप्शन गलत हो जाते हैं इसके अकॉर्डिंग। अब चलिए मैंने एक गलत ही क्वेश्चन यहाँ पर आपको ऐड कर दिया। अब देखो जो हम थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं, तो देखो 1789 में जो फ्रांसीसी क्रांति स्टार्ट हुई थी, और ये जो है 1790 के बीच में जो नेपोलियन बोनापार्ट है उसके साथ जो है एक इसका फेज़ ख़त्म होता है, उसके बाद नेपोलियन का जो शासन है वो एक तरीके से वो स्टार्ट होता है। तो आपको ध्यान रखना है कि इसमें जो है आपका जो पूछा गया था कि लास्ट वाला जो ऑप्शन था जिसमें बताया गया था कि एक रक्षा गठबंधन जो है वो किया था, तो आपको ध्यान रखना है 1778 में जो फ्रांस और अमेरिका है उसके बीच में एक तरीके से संधि हुई थी, एक तरीके से हम कह सकते हैं कि आपस में जो मिलकर जो संधि वगैरह करते हैं इस तरीके से हुई थी, तो इसका नाम था, इस संधि का नाम फ्रैंको अमेरिकन संधि, ठीक है। इसमें फ्रांस और अमेरिका के बीच में रक्षात्मक गठबंधन की संधि हुई थी, जिससे जो यूरोप है, यूरोप में पारस्परिक रक्षा गठजोड़ हो गया था यूरोप में, तो आपको ध्यान रखना है। तो ये जो है ये फ्रांसीसी क्रांति से रिलेटेड नहीं है, ठीक। अब देखो यहाँ पर अगला हमारा है, और इसके साथ साथ टाइमलाइन भी दी गई थी हमारे 1789 से, तो यहाँ पर 1778 की बात हो रही है, जो ये फ्रेंच अमेरिकन जो संधि थी उसमें। अगला क्वेश्चन देखो, संगठनों और उनके मुख्यालयों के संबंध में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। यहाँ पर संगठन दे रखे हैं, मुख्यालय दे रखे हैं, हमें बताना है कि कौन सा यहाँ पर सही है कौन सा नहीं है। इस तरीके से देखो यहाँ पर नहीं ऐड कर लो, कौन सा यहाँ पर सही नहीं है वो हमें बताना, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग ऑप्शन है ये। पहला देखो दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन, तो दक्षिण एशियाई सहयोग संगठन जो है वो इन्होंने कहा है, यानी कि सार्क का जो मुख्यालय इन्होंने ढाका बताया है, तो ढाका नहीं है ये, इसका जो मुख्यालय है वो है काठमांडू, तो ये हमारे यहाँ पर गलत हो जाता है, और गलत ही हमें बताना जिस मैंने आपको कहा। अब देखो
दूसरा ऑप्शन है दक्षिण पूर्व एशियाई देशों का संगठन यानी कि आसियान, यानी कि फुल फॉर्म भी आपको अच्छे से याद रखनी है। बैंकॉक बताया, पर बैंकॉक तो एक सदस्य देश है और इसका जो है आपको ध्यान रखना है जकार्ता है जो इंडोनेशिया में है, वो मुख्यालय है आसियान का। ये भी हमारा गलत हो जा रहा है। अगर देखो नाटो, नाटो का इन्होंने यानी कि उत्तर अटलांटिक संधि संगठन नाटो, इन्होंने पेरिस बोला है, पर इसका जो ब्रुसेलस में है, जो बेल्जियम में है, ठीक है, वो मुख्यालय, ये भी गलत। इसके अकॉर्डिंग हमारे तीनों ही करेक्ट होंगे और ये हमारा फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। लिख दिया है यहाँ पर गलत युग्म बताइए। अब देखो यहाँ पर जो है मैंने हर किसी मतलब कि ये जो संगठन को लेकर क्वेश्चन आते ही हैं, चाहे आपका जीके हो चाहे आपका सोशल साइंस का पोर्शन हो, तो इंपॉर्टेंट है, तो इसके लिए मैंने सारे जो मोस्टली जो इंपॉर्टेंट संगठन है वो यहाँ पर डाले हैं और उसके मुख्यालय बताए हैं। तो देखते हैं फटाफट। देखो जो यूएनओ है, जिसे हम संयुक्त राष्ट्र संघ कहते हैं, इसका जो मुख्यालय कहाँ पर है, न्यूयॉर्क में, आपको ध्यान रखना है। और ये 945 में जो है ये इसकी स्थापना हुई थी, ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर जो यूनिसेफ है, जिसे हम संयुक्त राष्ट्र बाल निधि कहते हैं, इसका जो मुख्यालय वो न्यूयॉर्क है, ठीक है, और 946 में इसकी स्थापना हुई थी। अब देखो यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट होंगे वही मैं आपको बताती चली जाऊंगी और आप जो है इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अच्छे से इसे रीड कर सकते हैं। देखो WHO का पूछा जाता है, विश्व स्वास्थ्य संगठन जिसे कहा जाता है WHO, इसका जिनेवा में है, स्विट्जरलैंड में, 948 में है, ठीक है, आपको ध्यान रखना, स्थापना हुई थी। ILO का भी पूछा जाता है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, जिनेवा स्विट्जरलैंड में, 1919 में से स्थापना हुई थी। फिर इसके बाद जो है आपका WTO यानी कि विश्व व्यापार संगठन, जो नहीं बता रही हूँ वो भी आपको अच्छे से करने हैं। WTO जो है विश्व व्यापार संगठन, जिनेवा स्विट्जरलैंड में है, 1995 में इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है। यूनेस्को का पूछा जाता है, इसका पूरा नाम है संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन, पेरिस में यानी कि फ्रांस में है, 945 में इसकी स्थापना हुई थी। फिर देखिए यहाँ पर अब हम नेक्स्ट वाले में आ जाते हैं, तो आपका IOS जो है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर जो स्टैंडर्डाइजेशन है, इसमें जिनेवा स्विट्जरलैंड में ही हुई थी इसकी स्थापना 1945 में। और फिर आपका IMF अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, इंपॉर्टेंट है ये आपका IMF, और इसकी स्थापना 1945 में हुई थी, वॉशिंगटन DC में है इसका मुख्यालय, इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये अलग सा दिख रहा है क्योंकि जिनेवा स्विट्जरलैंड में मोस्टली इनके मुख्यालय हैं। अब देखो जो विश्व बैंक यानी कि आपका वर्ल्ड बैंक है, इसकी जो स्थापना 1945 में हुई थी, वॉशिंगटन DC में है इसका, US में। इसके बाद देखिए यहाँ पर आपका जो नाटो है, नाटो का आपका ब्रुसेलस में, बेल्जियम में, और इसकी स्थापना 949 में हुई थी, आपको ध्यान रखना है। और नाटो किसका एक संगठन है, आपको ध्यान रखना है, अमेरिका का है ये, ठीक है, अमेरिका जो गुट है वो भी कहा जाता था इसे। अब इसके बाद सार्क का देखो काठमांडू नेपाल में है, 1985 में इसकी स्थापना हुई थी सार्क की, और इसका पूरा नाम है दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ कहेंगे, संगठन कहेंगे इस तरीके से। अब देखिए यहाँ पर KVS कर लो। अब देखो यहाँ पे जो एशियाई जो आपका रहा है, यहाँ पर इसमें आपका इंपॉर्टेंट, इसे आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, इसे रीड कर सकते हो, जो जो इंपॉर्टेंट था मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है, ठीक है। तो आज मैं इतना ही रखूँगी आप सभी के लिए, क्योंकि इतना जो है थोड़ा थोड़ा करके पढ़ेंगे तभी आपके दिमाग में कुछ जाएगा, और इसको रिवाइज करते रहो। मैंने आपको दिखाया किस टाइप के क्वेश्चन आपके आते हैं, और इसके साथ साथ आपकी इसी तरीके से क्वेश्चन सीरीज आती रहेगी और आप अच्छे से कवर करेंगे। मुझे पूरा यकीन है आपके ऊपर कि आप सभी क्या करेंगे, अच्छे से अपना एग्जाम जो है उसकी तैयारी कर रहे होंगे। नहीं कर रहे हैं तो भाई जल्दी अपना टाइम निकालो और करनी स्टार्ट करो, ठीक है। तो अब जो हम नेक्स्ट जो क्लास होगी उसमें मिलेंगे, और आप क्या कर सकते हो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, इस वीडियो को लाइक कर सकते हो, साथ साथ क्या कर सकते हो, एक छोटी सी प्यारी सी कमेंट करके मुझे बता सकते हो, और अगर आपको कोई दिक्कत है तो वो भी बता सकते हो मुझे। इसमें मैं आपको बिल्कुल पूरी छूट देती हूँ। और साथ ही साथ आप क्या कर सकते हो, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। KVS की प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हो, जो प्रीवियस क्लासेज है उसे भी देख सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।